Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our chapter 3 of class 10th history. इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो दो फेजेस में डिवाइड हो गई थी, जिसमें एक तो थे मॉडरेट लीडर्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स जो थे उनका ऐसा मानना था कि हम ब्रिटिश लोगों के विचारों पर चल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ छूट दी जाए जिनकी वो डिमांड कर रहे थे। फिर आता है दूसरा फेज जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनल पार्टी का था। उनका ऐसा मानना था कि उन्हें कंप्लीट स्वराज्य यानी कि पूरी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। तो आज हम एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट की बिगनिंग के बारे में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी की एंड और 20th सेंचुरी की बिगनिंग का जो टाइम था, उस टाइम में लोग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। जो प्रोसेस थी डिवीज़न की वो कहाँ से शुरू हुई थी? ये कांग्रेस में उस टाइम से शुरू हुई जब उन लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आया। किस बात को लेकर? जिसमें एक्सट्रीमिस्ट रिफॉर्मर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने सोशल रिफॉर्म के इशू को उठाया। तिलक का एक व्यू पॉइंट था, एक विचार था कि यहाँ पर कोई भी सोशल रिफॉर्म नहीं हो सकती, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ना ही कोई पर्पसफुल एजुकेशन हो सकती है, ना ही लोगों के अंदर जो है वो राष्ट्रवाद की नेशनलिज्म की भावना हो सकती है। किसके बिना? जब तक उनको स्वराज्य यानी अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं मिलती तब तक। 4 मेजर कांग्रेस लीडर्स जो थे उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष और लाला लाजपत राय, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। आपने इससे पहले लाल, बाल और पाल के बारे में सुना भी होगा। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के मेन लीडर्स थे। ये जो प्रोग्राम्स थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेड गुड जो थे उनको बायकॉट किया गया, इंडियन गुड्स को अडॉप्ट किया गया, नेशनलिस्टिक एजुकेशन और सत्याग्रह को और ज़्यादा प्रमोट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्पैथेसाइज किया किसमें? इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है उसको प्रमोट करना, जिससे क्या होगा, इंडियंस जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपने खुद की कंट्री की जो पॉलिसी है उसकी सेवा कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट जो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है और जो स्टूडेंट्स है वो भी अपने खुद को अपने राष्ट्र की सेवा में लगा पाएंगे। तो इसीलिए वो कंट्री के लिए कंट्री की ही एजुकेशन, कंट्रीज़ की ही इंडस्ट्री चाहते थे। नेक्स्ट इज सेल्फ गवर्नमेंट होम रूल मूवमेंट, जो सबसे पहले शुरू हुआ 1915 से। मिसिस एनी बेसेंट जो है उसने डिक्लेयर किया होम रूल लीग, जो कि एक ईरिश होम रूल लीग का मॉडल था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश किया अपना खुद का होम रूल लीग पूना के अंदर। और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देकर काम कर रही थी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों के अंदर फ्रीडम की डिमांड को वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, ताकि जितने भी लोग जो ब्रिटिश एम्पायर में रह रहे हैं वो सभी एक साथ मिलकर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड रखें। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रॉम 1919 टू 1947। सबसे पहले आता है रेवॉल्ट एक्ट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया कि इंडियंस जो हैं उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लेकिन जो रिफॉर्म्स है जो कि वॉर के बाद बनाए गए थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे। मतलब ब्रिटिश लोगों ने अपने आप की तरफ से तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन इंडियंस जो थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, और बल्कि इसके अपोजिट हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ भारत के लोगों के ऊपर, रिजिड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए प्रेस के ऊपर, और दूसरे कुछ एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स जो थे वो कंट्री के अंदर लाए गए। इंडियन पीपल जो है अब वो ब्रिटिशर्स के अपोजिट हो गए थे। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्पिरेंसी से डर रही थी और फाइनली उन्होंने एक कमेटी बुलाई जिसका चेयरमैन था सिडनी रेवॉल्ट। 1917 में एक बिल तैयार किया गया इस कमेटी के अंदर, जो कि लेजिस्लेचर में 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेसिस पर, चाहे वो पर्सन कोई अपील करे, कोई आर्ग्यूमेंट करे या फिर कोई भी लीगल एड राइट्स हो, कोई भी अधिकार उनको नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ शक की बेस पर अरेस्ट उसे डायरेक्ट किया जाएगा, उसे अपनी तरफ से सफाई देने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस लॉ को बाद में ब्लैक लॉ या फिर काला कानून बोला गया था। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को
एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी जलियांवाला बाग में, ताकि रेवोल्ट एक्ट के प्रोटेस्ट में वो लोग कुछ बोल सके। इसके अंदर 20,000 मैन, विमेन और जो चिल्ड्रन है वो गैदर हुए थे एक साथ। ब्रिटिश जनरल डायर जो है वो इस असेंबली में आया और उसने पब्लिक के ऊपर ओपन फायर करने के ऑर्डर दे दिए। फायरिंग तब तक कंटिन्यू रही जब तक कि उनके खुद के कार्ट्रिज जो है वो ख़त्म नहीं हो गए। और ऑफिशियल आंकड़ों के अकॉर्डिंग 379 पीपल जो उसमें मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस कमेटी ने ऐसा क्लेम किया था कि मरने वालों की संख्या जो है वो नियर अबाउट 1000 थी। फिर आया नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडियन मुस्लिम के द्वारा चलाया गया था, तुर्की का जो खलीफा है उसके ऑनर में। खलीफा जो था तुर्की का वो एक रिलीजियस चीफ था मुस्लिम सोसाइटी के लिए। ये मूवमेंट जो है इसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया नेशनल यूनिटी का इंडिया के अंदर जो अब से अलग था। खिलाफत डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया पूरी कंट्री के अंदर 19 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या किया, केसर ए हिंद का उन्हें एक ऑनर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो उन्होंने वापस लौटा दिया। ये मूवमेंट ख़त्म हुआ 10 अगस्त 1920 को, जिसमें एक सेवर्स की संधि हुई थी उसके साथ। और इस ट्रीटी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग टर्की जो है उसे डिवाइड किया जाएगा और वहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशन बनाया जाएगा और साथ ही साथ खलीफा का जो पोस्ट है वो एबॉलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जो है वो रेवोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग या फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, तुर्की का पार्टीशन हो गया था, खलीफा की पोस्ट को एलिमिनेट कर दिया था, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और 1920 में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया नॉन कोऑपरेट का, जो कि इनजस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रोविज़न किया गया कि गवर्नमेंट टाइटल जो है उससे कोई भी आदमी चाहे तो रिज़ाइन कर सकता है, खुद को लेजिस्लेचर के रिनाउंस कर सकता है, कोर्ट या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पर्टेड गुड और टैक्स भी वो पे नहीं करेंगे। इसके अपोजिट लोग जो है उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ रखा कि वो इस्टेब्लिश कंट्री के अंदर की जाएँ। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच में थे वो भी पंचायत के थ्रू सॉल्व कर लिए जाएंगे। क्लॉथ जो हाथों से बुना हुआ होगा कंट्री के अंदर उसी को यूज़ में लिया जाएगा। और 1921 में अराउंड 30,000 पीपल जो है उनको जेल डाला गया क्योंकि उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब इतने सारे लोगों ने एक साथ किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कंट्री की फ्रीडम के लिए। लेकिन जब ये मूवमेंट इसकी पीक पर था 5 फरवरी 1922 में, पुलिस ने क्या किया, एट्रोसिटीज़ दिखाई लोगों के लिए। लोग पीसफुली मार्च कर रहे थे, लेकिन चौरी चौरा नाम की जगह जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। और इसका रिजल्ट क्या निकला, लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसके अंदर 21 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर मारे गए। अब जब महात्मा गांधी ने नोटिस किया कि उन्होंने जो है एक पीसफुल मूवमेंट शुरू किया था लेकिन अब तो ये वायलेंट होना शुरू हो गया है, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 में वहीं पर ख़त्म कर दिया। मेजर लीडर कंट्री के जो सरप्राइज थे गांधी जी के इस डिसीजन से, सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी एक्सट्रीमली पेनफुल हुए इन सब चीज़ों को देखकर। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की कांग्रेस के अंडर, जिसके थ्रू वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे और ऑब्स्ट्रक्टिंग जो वर्क है गवर्नमेंट के उनको कामों को देख सकते थे या फिर उसकी फंक्शनिंग करवा सकते थे। फिर नेक्स्ट आया साइमन कमीशन। जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 1919 तक जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे उनको एवेल्युएट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बुलाया 1927 में, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन सिमोन। उसके 7 मेंबर थे कमीशन के अंदर, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं था। लेकिन जब ये कमीशन बॉम्बे पहुंचा 3 फरवरी 1928 में, लोगों ने रिजिडली इसका अपोज किया, कठोरता से इसके अगेंस्ट हुए वो लोग। लाहौर में पहले जो है अपोज किया था उसकी लीडरशिप लाला लाजपत राय ने की थी। पुलिस ने इन लोगों के ऊपर असंख्या में लाठियाँ बरसाई, जिसके अंदर लाला लाजपत राय जो है उनकी चेस्ट और सर के अंदर बहुत ज़्यादा इंजरीज आई और 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, वो एक्सपायर हो गई।
ये कमीशन जो है इसने इसकी रिपोर्ट 1930 में दी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सेल्फ रूल की एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा था। नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लाहौर कांग्रेस के सेशन जो कि 13 दिसंबर 1929 में बुलाया गया था, कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कंप्लीट स्वराज्य की मांग रखी, जिसकी लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कंप्लीट स्वराज्य को पाने के लिए गांधी जी और अपने साथ अपने 78 साथियों को लेकर वो डांडी विलेज तक पैदल गए नंगे पांव और गुजरात के सी कोस्ट पर पहुँचे, जो कि साबरमती आश्रम से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। 6 अप्रैल 1930 में जब वो डांडी पहुँचे तो उन्होंने ब्रिटिश लॉ को तोड़ दिया। वहाँ पर खुद जो है बिना किसी अथॉरिटी के, बिना उनकी परमिशन के नमक बनाया। और इस मूवमेंट से गांधी जी ने लोगों से अर्ज की कि बिना अथॉरिटी के साल्ट को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। उसने औरतों से कहा कि उन्हें अब जो है लिक्कर शॉप के सामने धरना देना होगा, ओपियम आउटलेट के सामने देना होगा, शॉप्स के सामने देना होगा जहाँ पर इम्पोर्टेड गुड्स को बेचा जाता है। उसने साथ ही साथ लोगों से कहा कि इम्पोर्टेड गुड्स जितने भी उनको आग लगानी है। स्पिन व्हील चरखा जो होता है वो हमें अपना एक सिंबल के तौर पे लेना है और अनटचेबिलिटी को अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं आने देना है। उसने स्टूडेंट से कहा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस है उन सब कॉलेजेस और स्कूल को छोड़ दे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कहा कि अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दे। ये मूवमेंट जो है पूरी कंट्री के अंदर तेज़ी से फैल गया था। लोग जो है पूरे कंट्री से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्ट्राइक में, कैंपेन्स में, बायकॉटिंग इम्पोर्टेड गुड्स में। एक यूनिक फीचर जो इस मूवमेंट का था वो था कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था, और एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर 60,000 पीपल जो है वो इम्प्रिजन्ड किए गए थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑन 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हुआ। गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में एक संधि हुई। एक वाइसराय ने डिक्लेयर किया कि ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर, उसमें एक डोमिनियन स्टेटस जो है इंडिया का दिया जाएगा। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाए जाने थे। वो अनसेटिस्फाइड होकर वहाँ से आया और फिर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसको वापस से 1932 में शुरू किया। 1933 में लंदन में ये हेल्ड किया गया, लगाया गया। गांधी जी ने इस मूवमेंट की फेलियर को एक्सेप्ट किया और रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस की मेंबरशिप से। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर नेक्स्ट आया पर्सनल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो चुका था। स्ट्राइक और कैंपेन्स जो है वो पूरी कंट्री के अंदर चल रहे थे, और उसी टाइम में गांधी जी जो है उन्होंने एक पर्सनल सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसी सत्याग्रह के बदले एक सत्याग्रह वो होता है जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आकर एक साथ इकट्ठे हो रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपना खुद का पर्सनल सत्याग्रह शुरू किया, जिसे कि बाद में कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। 17 अक्टूबर 1914 में कांग्रेस ने एक पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत कर दी और डिसाइड किया गया कि सत्याग्रही जो है वो गांधी जी खुद सेलेक्ट करेंगे और वही आगे पब्लिक प्लेसेस में एक करके एक जाएंगे, स्पीचेस देंगे वॉर के अगेंस्ट, और बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे जिन्हें 3 महीने के लिए जेल की सज़ा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे और ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। 30,000 पीपल जो है उनको अरेस्ट किया गया था इस पर्सनल सत्याग्रह के अंदर। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आया था वो फेल हो चुका था, और जापानीज़ अटैक जो इंडिया पे होने वाला था इसके डर को लेकर डिसीजन जो है वो कांग्रेस कमेटी ने लिया वृद्धा कांग्रेस सेशन में, जो कि 14 जुलाई 1942 में रखा गया था। गांधी जी ने प्रपोजल रखा क्विट इंडिया, और वो ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा, कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। उनकी मीटिंग जो बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 में हुई थी, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी ने कहा था, मैं एक शॉर्ट मंत्रा दे रहा हूँ तुम सबको, डू और डाई, करो या मरो। और उन्होंने कहा कि या तो हम सब इंडिया को फ्री ही करवा देंगे, या फिर फ्री करवाते करवाते हम मर जाएंगे, लेकिन हम इस तरीके से किसी के डोमिनेशन में जिंदा नहीं रह सकते।
और इसीलिए 9 अगस्त को गांधी जी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया कुछ दूसरे कांग्रेस लीडर्स के साथ, और कांग्रेस को जो है एक इलीगल एसोसिएशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया। कोई फिक्स्ड प्लान जो है इस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाया गया। ये मूवमेंट जो है अचानक से शुरू हुआ। इसके अंदर पीसफुल स्ट्राइक, पब्लिक असेंबलीज, लैंड रेवेन्यू को पे करने से रेफ्यूज़ कर दिया गया, नॉन कोऑपरेशन शुरू किया गया गवर्नमेंट के साथ। गांधी जी ने यह मूवमेंट शुरू किया, इसे एक फाइनल स्ट्रगल का नाम दिया। साथ ही साथ पब्लिक जो है उन्होंने भी इसके ऊपर बिल्कुल सही रिएक्ट किया। एक सेल्फ एक्टिवेटेड मूवमेंट जो है तो पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका था। स्ट्राइक्स और रेफ्यूजल जो था अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, स्कूल या कॉलेज में काम करने का, वो शुरू हो चुका था। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, उनके ऊपर अटैक किया गया। और मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, वो मैनेज कर रहे थे, क्यों? अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए। ये लीडर्स जो है वो अंडरग्राउंड थे और इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे। और इन्हीं लीडर्स में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अयूत पुतवर्दा, रामानंद मिश्रा, SM जोशी, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स थे। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट के अंदर। अरुणा आसफ अली ने इस मूवमेंट को सक्सेसफुली बॉम्बे में चलाया। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे इस मूवमेंट के अंदर वो सक्सेसफुल रहे एक गवर्नमेंट के लिए पैरेलल बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर, जिसमें सिटीज़, टाउन और विलेजेस सभी जगह इंक्लूड है। ये मूवमेंट जो है ये भी क्रश डाउन हो गया, इसे दबा दिया गया। इस मूवमेंट के अंदर फायरिंग देने का काम किसने? फायरिंग की गई, जिसके अंदर 1000 लोग जो है वो मारे गए। रेवोल्टिंग विलेजेस जो है उन्हें एक लार्ज अमाउंट जो है वो फाइन के रूप में जमा करवाना पड़ा। और गवर्नमेंट जो है उसने वॉयलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लोगों के ऊपर डाल दी, जो कि गांधी जी के मूवमेंट के टाइम शुरू हुआ था। ये मूवमेंट जो है इसने इंडिपेंडेंस जो है इंडिया की उसके लिए रास्ता बना दिया था। इसने लोगों के अंदर ब्रेवरी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस की भावना को जगाया कि हम इंडियंस हैं, हमारी नेशन के लिए हमारे अंदर ये भावनाएं हैं। एक नई जनरेशन जो है लीडरशिप की वो एमर्ज हुई कंट्री के अंदर, और इसी स्ट्रेंथ और पावर की वजह से कॉलोनियल रूल जो है अब लोगों के अंदर ये था कि अब वो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इंडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे कंट्री की इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था, उन्हें अब और कुछ भी नहीं चाहिए था।